हेलो गाइज, जय हिंद एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज टुडे इज माय 18th लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो हम लोगों ने जितना जो पढ़ा कि भाई एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है और जो केमिकल काइनेटिक्स है, तो एक केमिकल रिएक्शन का जो डिफरेंट जो रेट होता है वो क्यों होता है, क्लियर है। तो उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कॉलिजन थ्योरी, क्लियर है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 18, दैट इज़ द कॉलिजन थ्योरी। और जो बच्चे अभी तक लेक्चर 17 तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप यूट्यूब पे जाएं एंड सर्च केमिकल काइनेटिक्स बाय एटॉमिक माइंड्स बाय UKM। और गाइज आप वहाँ पे जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैंने इतने डिटेल्स में आपके जितने भी जो टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू केमिकल काइनेटिक्स उसको मैंने बहुत ही डिटेल में कवर किया है। तो आई थिंक इतने जितना डिटेल में मैंने कवर किया है तो शायद यूट्यूब पे और लोगों ने इतना टाइम नहीं दिया है। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को, सारे वीडियो को देखें। मैंने एक भी पॉइंट आपका स्किप नहीं किया है। अध्ययन लगभग 1916 से 1918 के बीच तो ये जो प्रपोज किया गया था कॉलिजन थ्योरी, ये हमारे दो चाचा थे, साइंटिस्ट चाचा थे। एक थे एम ट्राउड्ज एंड अनदर इज विलियम्स लेविस, क्लियर है। तो जो इन्होंने जो कॉलिजन थ्योरी जो इन्होंने प्रपोज किया उसमें जो मेन जो कॉन्सेप्ट था, मेन जो इनका थ्योरी था वो थ्योरी क्या था, तो ये थ्योरी ये बता रहा था कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है, क्योंकि जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कोलिजन कर रहा है, क्लियर है। तो जितना भी उन लोग के आपस में जो कोलिजन हो रहा है तो उसमें से कुछ ही परसेंटेज जो कोलिजन है वो रिएक्शन कराने में सक्सेसफुल है, क्लियर है। मीन्स अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो कि अगर मॉलिक्यूल्स के बीच मान के चलो 1000 टाइम्स कोलिजन हो रहा है तो 1000 टाइम्स कोलिजन में से मान के चलो कुछ ही परसेंट, सपोज आप 100 कोलिजन ही मान लो, या आप 200 कोलिजन ही मान लो, या आप 500 कोलिजन ही मान लो। तो ये जो इतने ही जो कोलिजन हो रहे हैं वो इफेक्टिव कोलिजन है। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या हुआ कि मतलब जो रिएक्शन जिससे हो रहा है, यानी दैट कोलिजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑकरिंग द केमिकल रिएक्शन, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो, तो अगर कॉलिजन थ्योरी है तो कॉलिजन थ्योरी को अगर हमें डिफाइन करना पड़े तो ये क्या है, ये क्या डिस्क्राइब करता है, ये डिस्क्राइब करता है जो कॉलिजन थ्योरी है बेसिकली डिस्क्राइब करता है क्वांटिटेटिवली हाउ केमिकल reactions occur and the reason for different rate, क्लियर है। तो कॉलिजन थ्योरी हमें यही बताता है। तो कहा जाता है गाइस कि अगर केमिकल रिएक्शन को अगर सक्सेसफुल बनाना है, मीन्स अगर केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्शन अगर होता है तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको दो वॉल से क्रॉस करना पड़ता है। वन इज द एनर्जी बैरियर and second is the orientation barrier. So we will discuss in details
बैरियर। तो हम लोगों ने तो यहाँ बहुत अच्छे से समझ लिया कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो जो मॉलिक्यूल्स आपस में जो कोलाइड कर रहे हैं या जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन हो रहा है, तो जितने भी जो कोलिजन हो रहे हैं वो सारे के सारे कोलिजन से जो केमिकल रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। उसमें से तो कुछ ही ऐसे जो कोलिजन है जिसे हम सक्सेसफुल और इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं, एंड दैट कोलिजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑकरिंग द केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? तो दैट इज द कोलिजन थ्योरी गिवन बाय आवर दो साइंटिस्ट चाचा। कौन कौन थे? एम टॉर्च एंड विलियम लेविस, जिन्होंने कब दिया था ये थ्योरी? 1916 से 1918 के बीच में। क्लियर है? तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि ये दो तरह का बैरियर क्या है और क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे। गाइस मेरा कोशिश यही है कि आपका एक भी टॉपिक, एक भी कॉन्सेप्ट किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर से न छूटे। व्हाट इज द एनर्जी बैरियर? क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, एक A प्लस B इज गिविंग C फॉर एग्जाम्पल, मीन्स यहाँ पे दो मोलिक्यूल है। अब ये जो मोलिक्यूल है तो गाइज यहाँ पे जैसे एक यहाँ है, 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 ऐसे इस तरह से बहुत सारा मोलिक्यूल्स है। आप जब नंबर ऑफ मोल समझते हो तो आप समझते ही हो कि ये 1 मोल में कितने मोलिक्यूल्स हो सकते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23, दैट इज द एवोगाड्रो नंबर। इस तरह से बहुत सारे मोलिक्यूल्स हैं, केमिकल है। अब यहाँ पे मान के चलो दिस इज द प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा फाइनली C। क्लियर है? हमें यहाँ पहुँचना है। क्लियर है? तो गाइस यहाँ पे देखो, ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो जितने यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों क्या हो रहा है, इन सब के बीच में आपस में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। इन सब के बीच में आपस में कोलिजन हो रहा है। कोलिजन हो रहा है। अभी जब आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह से कोलाइड हो रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो कोलिजन किसके बीच में, यहाँ A भी है और यहाँ B भी है, यहाँ A है और यहाँ B है। क्लियर है? और यहाँ भी A है और यहाँ B है, लाइक दैट। क्लियर है? तो अब देखो हमारा जो इफेक्टिव कोलिजन क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा A एंड B। क्लियर? बट यहाँ पे कोलिजन क्या हो रहा है, यहाँ ए तो A और A के बीच में भी हो रहा है, A और B के बीच में भी हो रहा है, और A टू A के बीच में भी हो रहा है। तो क्या अगर A और A के बीच में अगर कोलिजन होगा तो क्या वो इफेक्टिव कोलिजन है? तो नहीं, दैट इज नॉट अ इफेक्टिव कोलिजन। क्लियर है? तो यहाँ पे देख रहे हो कि A और A के बीच में भी कोलिजन हो रहा है और A और B के बीच में भी कोलिजन हो रहा है। क्लियर है? तो गाइज ये क्या होता है, जब ये दोनों आपस में जब कोलाइड कर रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में जो कोलाइड कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं आपस में। एक जैसे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं। इट मीन्स दे आर कंटिन्यूअसली एक्सचेंजिंग देयर एनर्जी। क्लियर है? अब फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द A एंड दिस वन इज द B, दिस इज ऑल्सो अ A एंड हियर इज द अनदर वन एग्जाम्पल इज द B एंड B, एंड यहाँ भी कोलाइड हो रहा है। तो दे आर कंटिन्यूअसली एक्सचेंजिंग द एनर्जी। और इसी तरह से जब इनका एनर्जी जब एक्सचेंज करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक यहाँ पे एक जो बैरियर है, तो बैरियर किसके लिए होता है, ये बैरियर होता है इफेक्टिव कोलिजन के लिए। क्लियर है? तो इफेक्टिव कोलिजन कब होता है, तो वहाँ पे जो एक बैरियर है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर है? अब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन मोलिक्यूल। क्लियर है? तो चलो हम लोग देखते हैं, दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी।
क्लियर है गाइस? जो इफेक्टिव कोलिजन है, अब यहाँ पे देखो, अब रिएक्शन कब होता है? यहाँ पे तो कोलिजन हो रहा है, और जब कोलिजन हो रहा है तो रिएक्शन कब होता है? रिएक्शन तब होगा जब मॉलिक्यूल्स कहाँ पे पहुँचेंगे? अनस्टेबल स्टेट में। ये तो हम लोग सभी जानते हैं, हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ा है। अनस्टेबल मीन्स हायर एनर्जी लेवल। तो इस एनर्जी तक पहुँचने के लिए यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है, मान के चलो ये स्टेबल स्टेट में है, तो अनस्टेबल कब होगा? जब ये एनर्जी गेन करेगा। कब, कैसे गेन करेगा? ये जो आपस में जो कोलाइड कर रहे हैं, जो कोलिजन हो रहा है इनके बीच में, तो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इसी दौरान इसमें से जो कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें जो कुछ जो पार्टिकल्स हैं, वो क्या करेंगे? वो एक एनर्जी एक्वायर करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे जो वह एनर्जी रिक्वायर करेंगे, क्यों? फॉर इफेक्टिव कोलिजन। वाई? बिकॉज इफेक्टिव कोलिजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग। क्लियर है? तो इसी मिनिमम जो एनर्जी है, तो यहाँ पे हम इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं क्या? तो चलो डिफाइन करते हैं। द मिनिमम amount of energy acquired, not required, it's acquired, means they are gaining the energy and then they are reaching to the higher energy level, that is called threshold energy। क्लियर है? तो यहाँ पे तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी acquired by molecule to reach effective collision state। आप कर सकते हो collision state, that is called थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर है? तो अभी हम लोग ने क्या देखा था कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो क्या है, यहाँ पे उस जो मॉलिक्यूल है उसको कितने बैरियर को क्रॉस करना है? एनर्जी बैरियर। अनदर इज द ओरिएंटेशन बैरियर। क्लियर है? तो हम लोगों ने तो यहाँ देख लिया कि यहाँ तो कोलिजन तो सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, बट उसमें से कुछ ही ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो लेवल है या थ्रेशोल्ड एनर्जी जो बैरियर है उसे वो क्रॉस कर पा रहे हैं फॉर इफेक्टिव कोलिजन। क्लियर है? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैरियर। तो आई थिंक ये पॉइंट आपके वो क्लियर हुए होंगे। तो चलो अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज द ओरिएंटेशन बैरियर। भाई अगर इफेक्टिव कोलिजन हो भी गया और अगर ओरिएंटेशन अगर सही से आपस में नहीं हुआ मॉलिक्यूल को, तो क्या होगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्वायर करने के बाद भी अगर ओरिएंटेशन सही से नहीं हुआ तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे रिएक्शन होगा ही नहीं। तो चलो हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज सेकेंड पॉइंट इज द ओरिएंटेशन बैरियर। अब ये क्या है ओरिएंटेशन बैरियर? तो चलो हम लोग देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स acquired threshold energy level energy must have proper orientation। क्लियर है? must have proper orientation to occur chemical reaction।
क्लियर है। अब यहाँ पे देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ NO2 प्लस NO2 इज गिविंग N2O4। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये जो दो मोलिकुल्स हैं NO2 के, वो अगर आपस में एक कोलाइड कर रहे हैं, देन दे आर मेकिंग अ बॉन्ड एंड दस दे आर कन्वर्टिंग इनटू N2O4। बट अगर इसका हम ओरिएंटेशन की बातें करें तो देखो, अगर ये है O, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल N है, और दूसरा जो मोलिकुल है अगर इस तरह से होगा गाइस कि मान के चलो दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अब अगर एक है सेकेंड दिस वन एंड दिस वन, अब यहाँ पे ए है, अब यहाँ पे क्या हुआ दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। तो अब देखो मान के चलो एन है, ये ओ है एंड दिस वन इज द ओ, ओ एन एंड दिस वन इज द एन, दिस वन इज द एन, ओ। क्लियर है। तो अब देखो अगर इन दोनों का जो आपस में ओरिएंटेशन हो प्रॉपर है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज कॉल्ड इनइफेक्टिव कोलिजन। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, N2O4 बनेगा ही नहीं, विल नॉट फॉर्म्ड। क्लियर है। बट यहाँ पे देखो दिस इज द NO2, दिस वन इज द NO2। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का जो मैंने नाइट्रोजन और जो नाइट्रोजन है दोनों को आपस से एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इनका ओरिएंटेशन प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि किसके बीच में बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड तो बन रहा है एन और एन के बीच में ही। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, इसे हम बोलते हैं इफेक्टिव ओरिएंटेशन। या वी कैन से इट कोलिजन। तब यहाँ पे क्या बनेगा, N2O4। क्लियर है। तो इसलिए अगर हमें कोई केमिकल रिएक्शन कराना है, मान के चलो ये इतने सारे मॉलिक्यूल्स में, ये पूरे सारे मॉलिक्यूल्स है, इसमें अगर कोलिजन हो रहा है और उस कोलिजन में जो इफेक्टिव कोलिजन है, मान के चलो ये एरिया है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये जो एरिया इंडिकेट कर रहा है, दिस इज द इंडिकेटिंग इफेक्टिव कोलिजन, मीन्स मॉलिक्यूल हैव एक्वायर्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर है, दिस। ठीक है ना। अब ये जो इफेक्टिव कोलिजन है यहाँ पे, अब गाइस ये जो हुआ, अब यहाँ पे तो अब यहाँ पे देखो इतना सारा मॉलिक्यूल था, इस सब में कोलिजन हो रहा है, बट उसमें से भी इफेक्टिव कोलिजन कितना है, इतना है। अब इसमें से भी मान के चलो ये जो पोजीशन है, ये क्या है, ये है इफेक्टिव ओरिएंटेशन। जो बैरियर है वो प्रॉपर है, जो बैरियर है वो प्रॉपर है। तो इसीलिए कहा जाता है, जो कोलिजन थ्योरी है, कि सम परसेंटेज ऑफ द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव कोलिजन, है रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शन। जितने भी जो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में जो कोलिजन हो रहा है वो सारे के सारे इफेक्टिव नहीं होते, तो दैट इज कॉल्ड कोलिजन थ्योरी। तो आई थिंक ये एक जो पॉइंट था वो हमारा छूट रहा था इसमें जो केमिकल काइनेटिक जो चैप्टर है उसमें। तो यहाँ यही पॉइंट है जो कोलिजन थ्योरी है, जो हमें क्वांटिटेटिवली ये बताता है कि जो रिएक्शन है वो कैसे हो रहा है, एंड जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे चेंज होता है या डिफ़र होता है। क्लियर है। तो इसीलिए देखो कि यहाँ पे रेट ऑफ जितना मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, अभी जितना इफेक्टिव कोलिजन होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन हाइयर होगा, और जिसका प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, लोअर होगा। इसीलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिफ़र करता है।
क्लियर है। तो आई थिंक इससे ऐसा नहीं है कि इससे रिलेटेड बहुत आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट चूंकि ये केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत ये थ्योरी था, और चूंकि हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा, हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफर करता है और जो केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक जो थ्योरी है अंडर द केमिकल काइनेटिक्स उसे आपको जानना चाहिए। बहुत सारे बच्चे किसी बुक में देखते हैं या कहीं भी देखते हैं तो इसे स्किप करते हैं। तो आई थिंक ये जो लेक्चर है दैट इज़ द लेक्चर नंबर 18 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, एंड टुडे का जो मेन टॉपिक था दैट इज़ द कोलिजन थ्योरी। तो आपको थोड़ा समझ में आया होगा, और गाइस जब कोई भी बुक आप देखोगे तो आप बहुत इजी वे में ये सारी चीज़ें आप समझ जाओगे। क्लियर है। तो चलो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।